सारनाथ में सबसे बड़ा जो सेंटर है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का है। सारनाथ में सबसे बड़ा जो सेंटर है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, और सबसे बड़ा भूभाग सारनाथ के अंदर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने करके रखा है। और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है? महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बार बनते संरक्षित जी उनको मिलने के लिए आए बाबा साहब को। तो जब बाबा साहब को बनते संरक्षित मिलने के लिए आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनते संरक्षित को पूछा कि बनते जी आजकल आप बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? तो बनते संरक्षित ने कहा कि मैं महाबोधि नाम की जो पत्रिका निकलती है उस महाबोधि पत्रिका में संपादक के तौर पर काम करता हूं, मैं उसमें संपादन का काम करता हूं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप उस महाबोधि पत्रिका में संपादक के तौर पर काम करते हैं जिसका संस्थापक ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिसका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, बंगाली ब्राह्मण। और आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश के अंदर बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करेंगे? तो साथियों, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? जनसंघ का संस्थापक भी है। हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और आज सारनाथ के अंदर सबसे बड़ा सेंटर वही चला रहा है। धन्यवाद साथियों। अभी आप लोगों के बीच में तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। साथियों, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया माननीय धर्मेंद्र सरोज जी के द्वारा, तो साथियों ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे का मकसद है, और वो मकसद आप लोगों को समझना है। वो मकसद समझाने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, अभी आपके सामने एक कार्यक्रम की चर्चा की जा रही है। 9 जुलाई 2023 को सारनाथ के अंदर, सारनाथ वाराणसी में विरासत बचाओ आंदोलन के अंतर्गत जनसभा होने जा रही है। तो साथियों, ये विरासत बचाओ आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोगों को यह जानकारी हो कि विरासत वास्तव में होती क्या है, ये जानकारी देने के लिए ही आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। साथियों, जब आपको विरासत की जानकारी होगी तो आप अपनी विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यदि जानकारी नहीं होगी तो आप अपनी विरासत की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो साथियों, ये विरासत के संदर्भ में ही अपनी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। साथियों, हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत इतनी बड़ी विरासत है कि साथियों, अगर इस देश में देखें, जब इस देश की शासक महिलाएं थी, मतलब इस देश की राजा ही महिलाएं थी, इस देश पे राज ही महिलाएं करती थी, तब हमारी विरासत कैसी थी? तो साथियों, उस समय हमारी विरासत ऐसी थी कि इस देश के लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि लड़ाई क्या होता है, झगड़ा क्या होता है, युद्ध क्या होता है। ये भारत के लोगों को मालूम ही नहीं था जब इस देश की राजा महिलाएं थी। और आज साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा जो है कि झगड़े की सारी जड़ किसको बताया जाता है? झगड़े की सारी जड़ महिला को बताया जाता है। यह ब्राह्मणों ने समझाया, जबकि हमें हमारे इतिहास में मिलता है, हमारे विरासत में मिलता है कि जब इस देश की राजा महिलाएं थी तो झगड़ा क्या होता है, युद्ध क्या होता है, यह मालूम ही नहीं था भारत के लोगों को। और इसके सबूत क्या है साथियों? तो इसके सबूत है साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता को उठाकर पढ़ लीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या मिलता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है कि उस समय किसी प्रकार के हथियार थे ही नहीं। हथियार अगर था तो वो पत्थर के थे या कांस के थे, लेकिन धारदार हथियार कोई था ही नहीं कि युद्ध करना है। लेकिन साथियों, जब से ब्राह्मण इस देश पर आक्रमण किए, और ब्राह्मण जब से इस देश के अंदर आए और वो आक्रमण करते हुए हमारे लोगों को, इस देश में हमारी विरासत को खत्म करते हुए, सबसे पहले अगर किसी को गुलाम बनाया तो महिलाओं को गुलाम बनाया। और महिलाओं को गुलाम बनाया, महिलाओं को क्यों गुलाम बनाया? महिलाओं को गुलाम इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे को जन्म कौन देता है? तो बच्चे को 9 महीने गर्भ में पालने का काम और उसे जन्म देने का काम महिला ही कर सकती है। इसलिए महिला को सबसे पहले गुलाम बनाया जाए।
इसलिए ब्राह्मणों ने महिलाओं को ही गुलाम बनाया, और महिलाओं को गुलाम बनाते हुए उसने अपनी मनुस्मृति में लिखा, स्त्री शूद्रो विद्यानाधियताम। स्त्री शूद्रो विद्यानाधियताम मतलब स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए। अब स्त्री चाहे ब्राह्मणों के घर की हो चाहे हमारे घर की हो, महिला चाहे ब्राह्मणों के घर के हो चाहे हमारे घर की हो, किसी को भी शिक्षा नहीं देनी है, किसी को भी शिक्षा नहीं देनी है। तो ब्राह्मणों ने क्या बनाया? ब्राह्मणों ने महिलाओं को अनपढ़ गवार बनाया। और इस देश के अंदर अब महिलाओं को अगर गुलाम बनाया गया, महिलाएं गुलाम होंगी तो उसके परिवार के सारे सदस्य गुलाम होंगे। महिला गुलाम होगी तो उसके परिवार के सारे सदस्य गुलाम होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं साथियों? साथियों, जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी के बाद क्या करते हैं? तो सबसे पहले जो है कि हमारे यहां जौनपुर में एक मंदिर है जिसको कहते हैं शीतला चौकिया धाम। तो हमारे जिले में किसी के घर में शादी हो, नई बहू आएगी तो नई बहू को सबसे पहले कहां लेकर जाएंगे? तो नई बहू को सबसे पहले लेकर शीतला चौकिया धाम जाएंगे। और जब उसका कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके बच्चे को सबसे पहले कहां लेकर जाएंगे? तो उसका जो बच्चा पैदा होगा तो उसको सबसे पहले शीतला धाम लेकर जाएंगे। तो बच्चे को शीतला धाम लेकर कौन गया? और बहू को कौन लेकर गया? तो बहू को सास लेकर गई, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को लेकर खुद गई। तो साथियों, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है आज की तारीख में, हमारे घर की महिलाएं ये कहती है कि हम तो पुरुषों की गुलाम है। हम लोगों के घरों की महिलाएं कहती है हम तो पुरुषों की गुलाम है, बिना पुरुष की आज्ञा के हम बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा बोलती है। साथियों, महिलाएं ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है, ना कि पुरुषों की गुलाम है। महिलाएं ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है। जो ब्राह्मणों ने व्यवस्थाएं बनाई उन व्यवस्था की वो गुलाम है। साथियों, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई। ब्राह्मणों ने क्या व्यवस्था बनाई? ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई, सारे व्रत किसके लिए है? सारे व्रत महिलाओं के लिए है। सारे व्रत महिलाओं के लिए रखे। ब्राह्मणों ने सारे व्रत महिलाओं को ही दिए। और महिला सारा व्रत किसके लिए रखती है? तीज का व्रत रखती है तो अपने बच्चे के लिए रखती है, करवा चौथ रखती है तो अपने पति के लिए रखती है। तो सारे के सारे व्रत जो है कि महिलाओं के लिए रखा गया। कि महिला इसलिए वो व्रत रखती है कि इससे मेरे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, मेरे पति की उम्र बढ़ेगी। लेकिन इस देश के अंदर क्या कोई पुरुष एक दिन का व्रत रखता है कि मेरी पत्नी का, मेरी बहन का, मेरी बीवी, मेरे माँ का, मेरी बुआ का, मेरी मौसी का, मेरी मामी का भी उम्र बढ़े? इसके लिए कोई व्रत है क्या? इसके लिए किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखा गया। व्रत रखा गया तो किसके लिए रखा गया? व्रत रखा गया तो वो केवल महिलाओं के लिए ही रखा गया। क्योंकि साथियों, अगर ऐसा करते हैं तो महिलाओं को उनकी, अगर आज की तारीख में देखा जाए, करवा चौथ के दिन जो चीज महिलाएं मांगती है, जो वो कहेंगी वो उस पुरुष को, उसके पति को लाकर देना पड़ता है। अगर लाकर नहीं दिया तो फिर क्या होता है? फिर समझ लीजिए क्या हो जाता है घर में। तो साथियों, इस देश में ब्राह्मणों ने हमारी व्यवस्था को, हमारे घर की महिलाओं को गुलाम, हमारे घर की नहीं भारत की समस्त महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया। अब उन समस्त महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया तो उनके गुलाम बनने की वजह से साथियों, आज जो हमारी विरासत है वो विरासत खतरे में है। हमारी जो विरासत खतरे में है वो विरासत खतरे में कैसे आई? वो विरासत ही खतरे में आई कि ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को हमारे लोग ढो रहे हैं, उस व्यवस्था को ढोने की वजह से हमारी विरासत खतरे में आई। अब साथियों, विरासत क्या है? विरासत के संदर्भ में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि विरासत होती क्या है। तो साथियों, विरासत क्या होती है? विरासत से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। विरासत से हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। इस गांव में सभी लोग आए हुए हैं, इस गांव में सभी लोग बैठे हुए हैं, और माननीय धर्मेंद्र सरोज जी के द्वारा एक आह्वान पर आप लोग यहां आए हुए हैं। तो यहां बैठने का अवसर कैसे मिला है? यहां बैठने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि यहां पर विरासत धर्मेंद्र सरोज जी के बाप दादा की है। उनके बाप दादा की ये जायदाद है, ये विरासत है, इसलिए यहां बैठने का अवसर मिला है। नहीं तो ये बात जो हम कर रहे हैं ये किसी ब्राह्मण की विरासत में जाकर कर सकते हैं क्या? जो ब्राह्मण का घर है उसके घर के सामने जाकर कर सकते हैं क्या? वो बैठने देगा?
ये विरासत हमारी है, इस विरासत पर ये यहां जिन्होंने आयोजन किया उनकी विरासत है, इसलिए ये विरासत हमारी है। तो साथियों, ये विरासत के संदर्भ में विरासत दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत विरासत है, दूसरा सार्वजनिक विरासत है। जो हमारी व्यक्तिगत विरासत है, व्यक्तिगत विरासत क्या है साथियों? व्यक्तिगत विरासत जो होती है वो व्यक्तिगत विरासत पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। जैसे किसी बाप के दो बेटे हैं, तो बाप के दुनिया से जाने के बाद उसकी विरासत दोनों बच्चों को बराबर मिलेगी। दोनों बच्चों को उनकी विरासत ट्रांसफर होती है। साथियों, विरासत के संदर्भ में कि विरासत पर कैसा कब्जा है, ये कब्जा क्या होता है साथियों, ये कब्जा भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, जैसे दादाजी ने किसी प्रकार की कोई जायदाद बनाई, दादा ने कोई जायदाद खरीदी और दादाजी ने वो जायदाद जब खरीदी तो उस जायदाद के बारे में अपने बेटे को नहीं बताया। दादाजी ने जब बेटे को बताया नहीं तो पोते को भी नहीं मालूम। अब पोते को उस जायदाद के बारे में मालूम नहीं है, बेटे और पोते दोनों को नहीं मालूम है। दादाजी एक समय आता दुनिया से चले जाते हैं। दादाजी जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो जायदाद पर हमारा कब्जा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी ही नहीं, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर हमारा कब्जा नहीं है। तो उससे कब्जा कोई और कर लेता है, कब्जा और कोई कर लेता है। तो साथियों, एक दिन दादाजी के मित्र आए और दादाजी के मित्र ने कहा, ये जो सामने वाली जायदाद देख रहे हो ना, ये जायदाद, ये विरासत तुम्हारे दादा की है। तो हम कहते हैं, अरे हमारे दादा की कैसे, ये इस पे तो कोई और रहता है, इससे तो कोई और खेती बाड़ी करता है, ये हमारी कैसे है? अरे नहीं, ये तुम्हारी दादा की ही जायदाद है। जब वो ऐसा बार बार कहते हैं कि ये जायदाद तुम्हारे दादाजी की ही है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, उनकी बात को सुनकर फिर हम करते हैं कि उसका जो गाटा संख्या है, जो खसरा संख्या है, वो गाटा संख्या खसरा संख्या के अनुसार क्या करते हैं, उसकी खतौनी निकालते हैं। और खतौनी में क्या मिलता है? खतौनी में मिलता है इस पे तो दादाजी का नाम है, खतौनी पे दादाजी का नाम मिलता है। तो जब उस खतौनी पे दादाजी का नाम मिलता है तो जो कब्जा करके बैठा है, कब्जा किए हुए आदमी के पास हम जाते हैं और उसको कहते हैं, ये जायदाद मेरे दादाजी की है, ये विरासत मेरे दादाजी की है, इसलिए ये विरासत मेरी है, इसे खाली कर दो, ये मेरी विरासत है। तो साथियों, जो कब्जा करके बैठा हुआ है वो इतनी आसानी से आपको आपकी विरासत दे देगा क्या? अगर आप ऐसा कहने के लिए केवल जाएंगे, केवल कहने ही मात्र से क्या हो जाएगा, कहने मात्र से ही वो लाठी डंडे निकाल लेगा आपकी पिटाई करने के लिए। ये कैसे आया है, कह रहा है मेरी विरासत है, मेरी जायदाद है। तो साथियों, जो कब्जा करके बैठा हुआ वो इतनी आसानी से आपकी विरासत को छोड़ने वाला नहीं है, वो आपकी पिटाई करने के लिए तैयार होता है। और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पिटाई होती है तो मामला थाने में जाता है, थाने से कोर्ट में पहुंचता है, और जब कोर्ट में पहुंचता है मामला तो क्या होता है, कोर्ट में जाने के बाद हम कोर्ट में अपने सबूत पेश करते हैं, वो खतौनी देते हैं, ये देखिए ये खतौनी मेरे दादाजी के नाम पर है, इसलिए जायदाद मेरी है। तो जब कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर देते हैं तो जज साहब के सामने आता है तो साथियों, वो इतनी आसानी से उसका निपटारा नहीं होता है। कभी कभी केस क्या होता है, साल 2 साल 3 साल में निपटारा हो जाता है, आपकी जायदाद आपको मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10 साल 20 साल 25 साल लग जाते हैं, और जो कब्जा करके बैठा हुआ है उसके पास में ही रहती है आपकी जायदाद, आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उसकी लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, मतलब आप भागते नहीं हैं, अगर आप भागते नहीं हैं, आप उसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो लड़ाई लड़ते हुए क्या होता है, भले समय 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल लगेगा, लेकिन वो जायदाद आपको प्रशासन के द्वारा खाली करा करके, जो कब्जा किया हुआ है उससे खाली करा कर आपको वापस किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने देखे होंगे, अपनी जिंदगी में आप लोगों ने देखा होगा, और अपनी जिंदगी में क्या हो सकता है, अपने घर में ही देख लिया हो। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी जायदाद पर कब्जा करके बैठा हुआ जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण आपकी सार्वजनिक जायदाद पर कब्जा किया है। हमने व्यक्तिगत जायदाद बताई, अब व्यक्तिगत जायदाद क्या है, व्यक्तिगत जायदाद के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी। अब सार्वजनिक विरासत क्या है, सार्वजनिक जायदाद आपकी क्या है। व्यक्तिगत जायदाद तो आपको आपके बाप दादा के बाद आपको मिलेगी, लेकिन सार्वजनिक विरासत क्या है, सार्वजनिक जायदाद साथियों गर्व और गौरव का होता है। सार्वजनिक विरासत क्या है, गर्व और गौरव का विरासत है। अब सार्वजनिक विरासत गर्व और गौरव का विरासत कैसे है साथियों? सार्वजनिक विरासत गर्व और गौरव का विरासत इसलिए है साथियों कि
इस देश में हमारे पुरखे राजा थे। लाखन पासी को देखा जाए, बिजली पासी को देखा जाए, कौन लोग हैं? सम्राट अशोक को देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए, बृहदत्त मौर्य को देखा जाए, प्रसेनजीत को देखा जाए, ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे मूल निवासी राजा हैं। ये मूल निवासी राजाओं का क्या किया गया? ये जो मूल निवासी राजा है, मूल निवासी राजाओं ने अपनी किले हैं, इनकी विरासत है। लखनऊ के अंदर चले जाओ, लाखन पासी के नाम पर लखनऊ बसा है ना, वहां बिजली पासी किला है, बहुत बड़ा किला है उनका, वो छोटा मोटा किला नहीं है। तो साथियों, ये हमारे लिए क्या है? जब हमें ये पता चलता है, जब हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पुरखे राजा थे, हमारे पुरखे इस देश के भूभाग पर राज किए हैं, जब ये जानकारी मिलती है तो गर्व होता है ना कि हम राजाओं की संतान हैं, हम राजाओं की संतान हैं। जब ये जानकारी हमें मिलती है तो हम ऐसा गर्व करते हैं। लेकिन जब तक जानकारी नहीं है तो क्या होता है? तो ब्राह्मणों के द्वारा आपको नीच बनाया गया, ब्राह्मणों के अनुसार जो है कि जाति व्यवस्था में आपको नीच बनाया गया। तो जाति व्यवस्था में आपको नीच बनाया गया, इसलिए आप क्या कहते हैं? अरे मैं तो नीच जाति का हूं। ब्राह्मणों ने तुम्हें नीच बनाया और आप मान लेते हो कि मैं नीच हूं। लेकिन हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारी विरासत क्या कहती है? हमारा इतिहास, हमारी विरासत कहती है कि हम इस देश के राजाओं की संतान हैं। जब हम इस देश की राजाओं की संतान हैं तो साथियों गर्व और गौरव होता है ना। और हमारे जो विरासत है, उस विरासत से क्या होता है? उस विरासत से दो चीजें मिलती है, एक गर्व और गौरव होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि हमारे हमारे विरासत से राजस्व मिलता है। हमारी विरासत से राजस्व मिलता है भारत सरकार को वो राजस्व में, मतलब वो बजट में मिलता है, बजट आता है। राजस्व किस प्रकार से होती है? आज हमारी जितनी भी विरासत है, हमारे विरासत पर लोग पूरी दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। जब पूरी दुनिया से घूमने के लिए आते हैं तो वहां क्या लगता है? टिकट लगता है, टिकट लगता है ना। सारनाथ में जाएंगे तो सारनाथ ऐसे घूमने के लिए मिल जाएगा क्या? सारनाथ के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं उनको क्या लेना पड़ता है? पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को भी टिकट लेना पड़ता है, और वो टिकट लेकर के तब उसके अंदर जाते हैं। तो साथियों क्या है कि हमारे जो विरासत है, उस विरासत से राजस्व मिलता है इतने बड़े पैमाने पर, और उस राजस्व से सरकार चलती है। मतलब हमारे पुरखों की विरासत इतनी बड़ी है कि हमारी विरासत गर्व और गौरव की विरासत है। हमारे अंदर से हीन भावना खत्म होती है। नहीं तो हमें क्या करता है? हमारे लोग गरीबी का रोना रोते रहते हैं, गरीबी का रोना रोते रहते हैं हमारे लोग। साथियों, हम लोग गरीब नहीं हैं, बल्कि हमारे रहमो करम पर तो ब्राह्मण पल रहा है। हम गरीब तो नहीं है। राजाओं की संतानें कभी गरीब होती है क्या? राजाओं की संतानें कभी गरीब नहीं होती है। राजाओं की संतानों को क्या किया गया? राजाओं की संतानों को, इन हमारे राजाओं को ब्राह्मण की औकात नहीं थी कि इनकी बराबरी कर सकते हैं। ब्राह्मण की औकात नहीं थी हमारी बराबरी कर सके, तो ब्राह्मण आज भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? हमारे राजाओं के साथ छल कपट किया। हमारे राजाओं की बराबरी ना कर पाने से उसने षड्यंत्र किया, साजिश किया, और साजिश के तहत हमारे राजाओं की हत्याएं की। साजिश के तहत हमारे राजाओं की हत्या की ना। तो साजिश के तहत हमारे राजाओं की उसने हत्याएं की। तो साथियों, हमारे इतिहास पर, हमारी विरासत पर कब्जा करने के लिए, अब विरासत से ही हमारा वजूद है, अस्तित्व है। तो साथियों, अगर हमारे इस गांव में हमारे बाप दादा के नाम पर जो इस गांव के लोग निवासी हैं, इस गांव के निवासी लोग कैसे हैं? वो कैसे कहते हैं अपने परिचय में कि मैं फला गांव का निवासी हूं, मैं उसरी का निवासी हूं। कोई अपने घर से बाहर निकल के जाएगा यहां से, उसरी से, तो जब कहीं जाएगा तो बताएगा मैं उसरी गांव का निवासी हूं, और ये गांव आजमगढ़ जिले में आता है, मेहनगर तहसील में आता है। तो आप कैसे कहते हैं? क्योंकि आपका उस गांव में आपके बाप दादा के नाम पर जायदाद है, विरासत है, तब आप अपना परिचय में बताते हैं। अगर आपकी ये विरासत ना हो तो फिर आप कैसे कहलाएंगे मैं फला गांव का निवासी हूं? अगर आपको इस गांव के अंदर प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आप उस गांव के निवासी हैं, ऐसा वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप उस गांव के निवासी, मतलब उस गांव में आपके नाम पर जायदाद होनी चाहिए। जायदाद होगी तभी निवासी होंगे, जायदाद नहीं होगी तो निवासी नहीं होंगे।
तो साथियों, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को क्या किया गया? उस विरासत को ब्राह्मणों के द्वारा साजिश करके खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज सारनाथ के अंदर साथियों, या पूरे भारत के अंदर जो इतनी बड़ी विरासत हमारी है, हमने आपको कई उदाहरण दिए। उदा देवी भी रानी थी ना, है? तो साथियों, ऐसे हमारे पुरखों की जो विरासतें हैं, उस विरासत को खत्म करने का काम ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण हमारी इस विरासत को खत्म करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, वो हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता ही ना हो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे पुरखों की कोई विरासत है। आज जो ब्राह्मण काशी को, बनारस को अपवित्र शहर कहा करते थे, वो आज बनारस में कब्जा क्यों करना चाहते हैं? आज वो बनारस पर कब्जा करना चाहते हैं। ब्राह्मण काशी में 3री सदी तक जाते ही नहीं थे। अगर उधर की तरफ कोई जाता दिखाई देता था, कोई ब्राह्मण जाता था, तो ब्राह्मण उसको रोकते थे, उधर मत जाना, क्योंकि वो बौद्धों की विरासत है, वहां बौद्ध रहते हैं, वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो काशी बनारस को अपवित्र शहर कहते थे। और आज उस विरासत के संदर्भ में साथियों, आज की तारीख में हमारी विरासत को खत्म करने के लिए हमारी जनरेशन को इसका पता नहीं चलना चाहिए, हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को यह पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए क्या कर रहे हैं? हमारे विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। उदाहरण के तौर पर साथियों, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर परिषदीय विद्यालय में 2016 का अगर हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन को उठाकर पढ़ते हैं, तो हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में 2016 के सत्र में क्या मिलता है? तो उसी लेसन का नाम हमें 3 बार में, 3 चक्कर में, 3 तरीके से पढ़ाया गया। हर 5 साल 6 साल पर परिवर्तन किया गया। पहले हमें पढ़ाया गया आर्यों का आक्रमण, फिर हमें पढ़ाया गया आर्यों का आगमन, फिर हमें पढ़ाया गया वैदिक काल। मतलब पहले बताया गया कि आर्यों ने, ब्राह्मणों ने आक्रमण किया था। फिर क्या बताया गया? वो आक्रमण नहीं किए थे, वो भारत में खेती करने के लिए आए थे। और फिर लास्ट में क्या बताया? नहीं, ब्राह्मण भारत में खेती करने के लिए भी नहीं आए, ब्राह्मण यहीं के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो साथियों, हमारी 3 पीढ़ियां क्या हुई? जो 5-5 साल के अंतराल में आई, तो 5-5 साल के अंतराल में आने वाली पीढ़ी अगर एक साथ तीनों पीढ़ियां बैठेंगी, तो तीनों पीढ़ियां क्या कहेंगी? एक कहेगा कि आर्यों ने आक्रमण किया था, ब्राह्मणों ने आक्रमण किया था। एक कहेगा कि नहीं, ब्राह्मण जो कि खेती बाड़ी करने के, व्यापार करने के लिए भारत में आए। ये तीसरा क्या कहेगा? तीसरा कहेगा नहीं नहीं, ब्राह्मण भी भारत के रहने वाले हैं। तो तीनों में कंफ्यूजन हो गया ना, तीनों तो आपस में ही लड़ जाएंगे। नहीं नहीं, यही सही, ये नहीं, ये सही है। तो साथियों, ब्राह्मणों ने ये हमारे इतिहास के साथ सबसे बड़ा घोटाला करने का काम शुरू किया। आज हमारी विरासत को, हमारे पुरखों को, तो साथियों ब्राह्मणों ने तो काल्पनिक तौर पर भगवान बनाए। और वो भगवान क्या है? वो भगवान आतंकवादी के रूप में दिखाई देते हैं। जिनको वो काल्पनिक रूप में बनाए, वो आतंकवादी के रूप में दिखाई देते हैं। आतंकवादी मैं क्यों कह रहा हूं साथियों? आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं कि उनके हाथ में देखो तो क्या है? उनके 2 हाथ नहीं है, उनके 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ। और हर हाथ में क्या है? हर हाथ में हथियार है, हर हाथ में हथियार है। तो आतंकवादी नहीं है तो क्या है? ये मतलब ब्राह्मणों ने काल्पनिक रूप से बनाया। लेकिन हमारे पुरखे जो महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने जो काम इस देश के अंदर किया, साथियों, जब वो सिद्धार्थ गौतम रहे, सिद्धार्थ गौतम से जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति जब सिद्धार्थ गौतम की हुई, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध हुए, तो साथियों आज की तारीख में मैं कहता हूं, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण चोर है, डकैत है, लुटेरा है, क्रिमिनल है, अपराधी है। अगर ब्राह्मण को मैं ये बात कह रहा हूं कि ब्राह्मण चोर है, डकैत है, लुटेरा है, अपराधी है, तो साथियों क्यों कह रहा हूं, इसके भी मैं आपको सबूत दे देता हूं। तो साथियों, तथागत बुद्ध ने जब देखा कि इस देश में अमन चैन शांति लानी है, तो अमन, पूरी दुनिया में अमन चैन शांति चाहिए, तो इसके लिए हमें बहुत बड़े संगठन की जरूरत है, बहुत बड़े संगठन की जरूरत है। मैं अकेला नहीं कर सकता, ये हमारे महामानव भी मानते हैं कि मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए बहुत बड़े संगठन की जरूरत है। तो उन्होंने उसका नाम दिया भिक्षु संघ, उसका नाम दिया भिक्षु संघ।
और उस संघ शब्द को चोरी करके आज जो शब्द उन्होंने लिया, उस शब्द को चोरी करके आज अपने आप को संघ परिवार कह रहे हैं। हमारे शब्द को चोरी किया ना, अपने आप को संघ परिवार कह रहे हैं। और जब बुद्ध ने दिया, जब उन्होंने पंचवगी भिक्षुओं को उपदेश दिया और उनको कहा कि चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तान हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण, ये भिक्षुगण अपना भिक्षा पात्र लेकर चारिका करो, भिक्षा पात्र लेकर चारिका करिए, जाइए फील्ड में, गांव में जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए और अपने भिक्षा पात्र में क्या लेना है? इस भिक्षा पात्र में पका हुआ भोजन लेना है। इस भिक्षा पात्र में कोई कच्चा भोजन नहीं लेना है। जितने से आपका पेट भर जाए उतना ही भोजन ग्रहण करना है, उतना ही भोजन लेना है। और ये भोजन लेने के बाद क्या करेंगे? जिससे बहुत से लोगों का जीवन कल्याणकारी हो, बहुत से लोगों का जीवन सुखमय हो, ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करो। तो साथियों, जो भिक्षा पात्र जो है कि भिक्षुओं को दिया गया, आज ब्राह्मणों ने क्या किया? हमारे भिक्षा पात्र को चोरी करके कच्चा भोजन लेना शुरू किया ना। जो भिक्षा पात्र में हम पका हुआ भोजन लेते थे, आज ब्राह्मण कच्चा भोजन, हमारे खेत में जब गेहूं तैयार हो जाता है, धान तैयार हो जाता है, दाल तैयार हो जाता है, सब्जी तैयार हो जाती है, तो ब्राह्मण क्या करता है? बोरा लेकर के घर घर में जाता है और कच्चे भोजन ग्रहण करता है। मतलब वो भी चोरी कहां से किया? ये भी चोरी हमारे पुरखे से किया। तीसरे नंबर का क्या किया? तीसरे नंबर का किया साथियों, ये बुद्ध ने भिक्षुओं को एक सम्मान के तौर पर, स्वाभिमान के तौर पर एक ड्रेस कोड दिया। वो ड्रेस कोड क्या दिया? वो ड्रेस कोड जो दिया, वो ड्रेस कोड भगवा कलर का है, चीवर है। वो जो भगवा कलर का है, चीवर है, तो भगवा का क्या मतलब है साथियों? भगवा का मतलब है विकारों से मुक्ति। विकारों से मुक्ति के लिए भगवा कलर दिया, वो सम्मान दिया, वो स्वाभिमान साथियों एक राजा को नहीं साथियों। भिक्षु जब चलते थे तो भिक्षुओं के सम्मान में राजा भी नतमस्तक होते थे। भिक्षुओं के सम्मान में राजा नतमस्तक होते थे ना। चाहे प्रसेनजीत को देख लीजिए, अजातशत्रु को देख लीजिए, सम्राट को लीजिए, हमारे राम के सामने नतमस्तक होते थे, दंडवत नहीं होते थे, नतमस्तक होते थे। मतलब उस ड्रेस कोड को एक सम्मान था, स्वाभिमान था। आज उस ड्रेस कोड को क्या किया गया? उसी ड्रेस कोड को हमारे लोगों की कत्लेआम करने के बाद उस ड्रेस कोड को चोरी किया ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों को थमा दिया। और उस ड्रेस कोड के सामने क्या हुआ? उस ड्रेस कोड को के सामने आज की तारीख में आज का जो राजा है, आज का देश का प्रधानमंत्री दंडवत हो गया। हुआ ना? आज उस ड्रेस कोड के सामने वो दंडवत हुआ। मतलब जो हमारे भिक्षुओं को सम्मान था, उस सम्मान का क्या किया? कचरा कर दिया। दंडवत का मतलब क्या होता? दंडवत का मतलब गुलामी करना। तो साथियों, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। और मैं ब्राह्मणों को क्रिमिनल क्यों कह रहा हूं? ब्राह्मणों को क्रिमिनल कह रहा हूं साथियों, पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल कह रहा हूं। एक ब्राह्मण को, दो ब्राह्मण को नहीं, पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को कहता हूं ये क्रिमिनल लोग हैं। हमारे लोगों को तो एक जबरदस्ती क्रिमिनल बनाते हैं ना, लेकिन वो क्रिमिनल कम्युनिटी ही है। वो क्रिमिनल कम्युनिटी कैसे साथियों? वो क्रिमिनल कम्युनिटी मैं उसे इसलिए कह रहा हूं साथियों कि ब्राह्मणों ने इस देश के अंदर हमारे पुरखों की जब बराबरी नहीं कर पाया तो हमारे पुरखों की नरसंहार किए, कत्लेआम किया। वीरदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद आदेश दिया, जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के ले आएगा उसे 100 सोने की सर्फियां दी जाएंगी। तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया। और जो बौद्ध भिक्षु भागकर दूसरे देश में चले गए, वो दूसरे देश में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया और दूसरे देश को बुद्धिज्म पर लाया। और इस देश के अंदर हमारे पुरखों, इतना ही नहीं, आप संत कबीर को देख लीजिए, संत रविदास जी का देख लीजिए, संत तुकाराम का देख लीजिए, गुरु घासीदास का देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देख लीजिए, साहू जी महाराज का देख लीजिए, पेरियालाल यादव का देख लीजिए और मानेर कांशीराम साहब का देख लीजिए। सारे लोगों की ब्राह्मणों ने हत्या की। ये सारे लोगों की हत्याएं ब्राह्मणों ने की। और बिहार लेनिन जगदेव बाबू को देख लीजिए, ब्राह्मण पुलिस वाले ने डीवाईएसपी ने गोली मारा था, किसी और ने नहीं मारा था। ब्राह्मण डीवाईएसपी ने गोली मारी थी सीधे। तो मैंने क्रिमिनल ना कहूं तो क्या कहूं? अगर किसी जिले का जिला अधिकारी ब्राह्मण हो, उस जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने जाकर के और माइक लगा करके मुझे कहना होगा कि ब्राह्मण क्रिमिनल कमेटी है, तो वहां भी कहूंगा कि ब्राह्मण क्रिमिनल कमेटी है। तो साथियों, ब्राह्मण क्रिमिनल कमेटी है। इस प्रकार से ये ब्राह्मण जो क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? ये क्रिमिनलों ने
जो हमारी बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत में सारनाथ में जाएंगे तो सारनाथ में क्या मिलेगा? जो लोग सारनाथ को घूमे होंगे तो वहां पर मिलेगा, उनको घोषित किया कि तथागत गौतम बुद्ध क्या है? ये विष्णु के अवतार है, ये विष्णु के 11वें अवतार है। ये सारनाथ में बना हुआ है आज की तारीख में। और इतना ही नहीं, अगर उसके म्यूजियम में जाएंगे तो म्यूजियम में जाने पर क्या मिलेगा? म्यूजियम में जाने पर मिलेगा अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां ले जाकर रख दिया, ये खुदाई में मिला हुआ सारनाथ के, ऐसा पढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, सम्राट अशोक की लाट को क्या कहा? सम्राट अशोक की जो लाट बनी हुई है जिसमें 4 शेर है, उसके ऊपर चक्र है, तो उसको कहा यह शिवलिंग है, यह शिवलिंग है। ये म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको लिखकर रखा हुआ है कि यह शिवलिंग है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारी विरासत पर कब्जा करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में, जैसे अभी आप लोग अयोध्या जान रहे हैं, लेकिन अयोध्या का पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम उसका साकेत है। साकेत क्या है? साकेत बौद्धों की नगरी है। साकेत बौद्धों की नगरी है, तो साकेत को क्या किया गया? आज की तारीख में हमारे आने वाली जनरेशन को अयोध्या के अंदर मिलेगा ही नहीं। वो साकेत के बाद फैजाबाद हुआ, फैजाबाद के बाद आज की तारीख में अयोध्या। अयोध्या जिला घोषित कर दिया ना, इसका नाम फैजाबाद नहीं रहेगा, अयोध्या रहेगा। अब यहां घाघरा नदी नहीं बहेगी, यहां पर सरयू नदी बहेगी। तो साथियों, इस प्रकार से आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके आने वाले समय में वहां पर राम का मंदिर बना रहा है, और राम के मंदिर के बनने पर क्या होगा? हमारी विरासत कहां गई? हमारी विरासत खत्म हो गई। और सारनाथ के अंदर साथियों, आज की तारीख में मैं ये बात कहता हूं कि सारनाथ के अंदर जो भंते लोग भी बैठे हुए हैं, यहां पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप भंते के ऊपर सीधा इस तरीके से कह रहे हैं। मैं भंते लोगों को कह रहा हूं कि वो आरएसएस की दलाली कर रहे हैं, और मैं तो उनके मुंह पर कहा था कि आरएसएस की दलाली कर रहे हैं, क्योंकि मैं रोज सारनाथ जाता था इस कार्यक्रम के लिए, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, और जाकर उनके बीच में ही बैठता था। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सारनाथ में सबसे बड़ा जो सेंटर है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का है। सारनाथ में सबसे बड़ा जो सेंटर है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, और सबसे बड़ा भूभाग सारनाथ के अंदर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने करके रखा है। और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है? महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बार बनते संरक्षित जी उनको मिलने के लिए आए बाबा साहब को। तो जब बाबा साहब को बनते संरक्षित मिलने के लिए आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनते संरक्षित को पूछा कि बनते जी, आजकल आप बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? तो बनते संरक्षित ने कहा कि मैं महाबोधि नाम की जो पत्रिका निकलती है, उस महाबोधि पत्रिका में संपादक के तौर पर काम करता हूं, मैं उसमें संपादन का काम करता हूं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप उस महाबोधि पत्रिका में संपादक के तौर पर काम करते हैं जिसका संस्थापक ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिसका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, बंगाली ब्राह्मण। और आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश के अंदर बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करेंगे? तो साथियों, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? जनसंघ का संस्थापक भी है। हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और आज सारनाथ के अंदर सबसे बड़ा सेंटर वही चला रहा है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मेरा जो भंते लोगों के साथ में बात हुई, और भंते लोग भी इस जो कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए भंते लोग मैदान में, आपने ये चीवर पहना ना, जब चीवर पहना तो चीवर किसके लिए पहना? चीवर पहना तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहना ना, उसकी विरासत को बचाने के लिए पहना ना, इसके लिए काम करने के लिए पहना। लेकिन विरासत को बचाने की बजाय क्या कर रहे हो? आरएसएस की दलाली कर रहे हो। साथियों, ये बातें हम लोगों को, क्योंकि आज भारत के अंदर बोधगया को देखा जाए, बोधगया पे भी ब्राह्मणों का कब्जा है, आरएसएस का ही कब्जा है। उसका बहुत लंबे समय तक पटना हाई कोर्ट में केस भी चला है, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारी विरासत को खत्म करने का मामला वो कर रहे हैं। तो ये विरासत बचाने के लिए, आपको विरासत समझ में आ गई, विरासत क्या है? ये विरासत को बचाने के लिए, इस विरासत बचेगी तो आप रहेंगे, विरासत नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। और सार्वजनिक विरासत होगी तो आपकी व्यक्तिगत विरासत होगी। सार्वजनिक विरासत खत्म, जो आपकी सार्वजनिक विरासत को खत्म कर सकता है, तो आपकी व्यक्तिगत विरासत को कितना मिनट उसको लगेगा?
जो आपकी सार्वजनिक विरासत को खत्म कर सकता है वो आपके व्यक्तिगत विरासत को चुटकियों में खत्म कर देगा। इसलिए साथियों, ये व्यक्तिगत विरासत बचाने के लिए आपको लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए साथियों, जो हमारी व्यक्तिगत विरासत है, वो व्यक्तिगत विरासत पर कभी आंच आती है तो उसकी लड़ाई हमें व्यक्तिगत लड़नी पड़ती है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत विरासत है तो उसकी लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर लड़नी पड़ती है। कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में जब उसकी तारीख पड़ती है तो वकील को फीस दे देनी पड़ती है, तो उसकी फीस व्यक्तिगत तौर पर देना पड़ता है, कोई पड़ोसी देने वाला नहीं है। कि मेरी विरासत का, मेरी व्यक्तिगत विरासत का अगर झगड़ा चल रहा है, कोर्ट के अंदर मामला है, तो उसकी फीस कोई और भरेगा, हमें ही भरना पड़ेगा। लेकिन जो सार्वजनिक विरासत है, उस सार्वजनिक विरासत का क्या है, किसी एक आदमी से नहीं होने वाला है। सार्वजनिक विरासत है तो सार्वजनिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सभी की है ना। 85% मूल्यवासी बहुजन समाज की है ना। अब 85% मूल्यवासी बहुजन समाज की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे इसमें तो आप मुसलमान की भी बात कर रहे होंगे। तब हमारे लोगों के आप लोगों के सवाल हो जाएंगे अभी, इसलिए मैं वो पहले ही बता देता हूं। हमारे लोग कहेंगे कि आप ऐसा कह रहे हैं, यानी मतलब मुसलमानों की भी विरासत है क्या ये? हाँ, सारनाथ या भारत के अंदर जितनी भी बुद्धिस्ट विरासत है वो मुसलमानों की भी विरासत है। वो मुसलमानों की विरासत क्यों है? क्योंकि साथियों, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने ये लिखा कि हमारे पुरखे क्या थे, ब्राह्मण ये कहते हैं कि पहले के ये हिंदू लोग हैं। मुसलमानों को यही बात ब्राह्मण कहते हैं ना, पहले के ये हिंदू लोग हैं। पहले के ये हिंदू लोग नहीं है, पहले के ये कौन लोग हैं? पहले के ये बौद्ध लोग हैं। और पाकिस्तान में भी रिसर्च स्कॉलरों ने दिया है, आपके आजमगढ़ में तो खुद जो है किसी तो हिंदी अनुवाद किया गया है अरब से भारत तक, वो अरब से भारत तक उसी से लेकर के अनुवाद किया गया है, वो यही आजमगढ़ का है। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से ये विरासत बचाने के लिए आप लोगों को अपने घर से निकलना होगा, अपने घर से पूरे परिवार के साथ निकलना होगा, ताकि इसके माध्यम से आप अपनी विरासत पर घूमने को जाएंगे, विरासत देखने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने आज तक देखा ही नहीं होगा मेरी विरासत कैसी है। जब वो आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि आपकी विरासत कैसी है, आपकी विरासत कैसी बनी हुई थी। तो साथियों, ये विरासत देखने के लिए आप लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होना है, पूरे परिवार के साथ शामिल होइए। ये शामिल होने के लिए क्या करना होगा? आपको सार्वजनिक रूप से अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। ये बचाना है तो सार्वजनिक रूप से लगाना पड़ेगा। ये लगाने के लिए साथियों क्या करना होगा? अब आपको इसके बारे में कि आप लोग आएंगे कैसे, आप लोग निकलेंगे कैसे सारनाथ के लिए। तो सारनाथ के लिए निकलने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? इसके लिए आपको हैंडबिल दिया गया है, कूपन दिया गया है, और साथ ही साथ एक फॉर्मेट दिया गया है। वो फॉर्मेट में क्या लिखना है? वो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है उस फॉर्मेट में? लिखा गया कि 9 जुलाई 2023 को विरासत बचाओ आंदोलन के अंतर्गत सारनाथ वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागी की सूची का फॉर्मेट। और उसमें फिर नीचे दिया गया क्रम संख्या दिया गया, नाम दिया गया, पता दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, सहयोग राशि दिया गया। ये उस फॉर्मेट में दिया गया है। तो जो लोग जाने वाले लोग हैं, अब पूरे गांव में कार्यक्रम करने के बाद आप जैसे इस गांव में कार्यक्रम हो गया, अब इस गांव में ही साथियों, इस गांव से ही पूरी एक बस जानी चाहिए, 50 लोग इसी गांव से जाने चाहिए। और वो जो 50 लोग जाएंगे, उन्हीं 50 लोगों को क्या करना होगा? उन्हीं लोगों को अपने इस कार्यक्रम में जाने के लिए अपना पैसा लगाना होगा। अब इसके लिए 100-200 रुपए खर्चा आएगा। तो 100-200 रुपए खर्चा आपका एक आदमी का आएगा, तो आप अपना पैसा लगाइए। साथियों, इसके लिए अगर आपने ये चयनित कर लिया कि इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अगर मैंने एक बस कर लिया और उस बस में मान लो 10 कर्मचारी को बैठा लिया। अब 10 कर्मचारी को बैठा लिया तो 10 कर्मचारी क्या करेंगे? 10 कर्मचारी से अगर 500-500 रुपए के लिए आपने कहा, तो 10 कर्मचारी ने अगर 500-500 रुपए दे दिया तो 500 रुपए हो गया ना, अरे 5000 रुपए हो गया ना। और अगर 40 नॉन एम्प्लॉयज लोग बैठते हैं, 40 मतलब जो बेरोजगार लोग हैं, मतलब वो नौकरी वाले नहीं है। बेरोजगार का मतलब क्या है कि वो अपना काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, या कुछ और ऐसा काम करते हैं। तो उनके पास 100 रुपये अगर आपने लिया, वो 4000 रुपये दे देते हैं, मतलब 9000 रुपये हो गया। और 10,000 से ज़्यादा की बस नहीं होनी चाहिए यहाँ से।
10,000 रुपए की लगभग बस होगी, तो आपको इस प्रकार से कार्यक्रम में निकालने के लिए पूरा का पूरा 10,000 रुपये हो जाएगा और लोगों को आप इस कार्यक्रम में लेकर चले जाएंगे। और कार्यक्रम में जो जाएगा, कार्यक्रम में से आने के बाद क्या लगेगा, जो बातें इन्होंने धर्मेंद्र ने उस दिन मुझे समझाई थी, जो बातें विरासत के संदर्भ में उन्होंने समझाई, वो मैंने आज अपनी विरासत को देख लिया। अपनी विरासत को देख लिया तो जो बच्चे भी जाएंगे, जो अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इंटर में पढ़ रहे होंगे, जो बेटे बेटियां जो है कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें अपनी विरासत देखने के लिए अवसर मिलेगा। कभी कभी टूर पर ले जाते हैं सारनाथ के लिए स्कूल वाले, तो आपको ये टूर के माध्यम से भी आप अपने परिवार के लोगों को टूर के माध्यम से ले जाइए। चलिए सारनाथ घूम लेंगे, 1 घंटे 2 घंटे सारनाथ घूमेंगे, उसके बाद कार्यक्रम में शामिल। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को ये 9 जुलाई के कार्यक्रम में शामिल होना है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए इस लड़ाई में साथ सहयोग करेंगे। और साथियों, आप लोगों को ये मांगने में किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं आना चाहिए। ये मांगने में किसी प्रकार की कि नहीं हम कैसे किसी से मांगेंगे, कोई कैसे हमें पैसा देगा। तो साथियों, इस संदर्भ में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये समझा करके कि किस प्रकार से आपको मांगना है। मांगने आना जरूरी है। नहीं मांगेंगे, ब्राह्मण मांग कर ही, हमारे पुरखों ने जो मांगने का काम शुरू किया और हमारे पुरखों का चोरी करके ब्राह्मणों ने मांग करके हमारे पुरखों को इस देश में षड्यंत्र करके खत्म करके अपना राज स्थापित किया। तो साथियों, वो मांगने का तरीका क्या है। तो साथियों, हम लोगों को अपने घरों में फसल तैयार करते हैं, तो फसल तैयार होने पर क्या होता है, जब हमारे घरों में फसल तैयार होती है तो ब्राह्मण हमारे घरों में आता है। हमारे घरों में आता है और वो कहता है, जैसे हम लोग घूम रहे हैं, हम ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, तो हम ही केवल ये काम थोड़ी कर रहे हैं, ब्राह्मण भी अपना काम कर रहा है। तो ब्राह्मण दोपहर में घूमते हुए ब्राह्मण हमारे गांव में आ गया। अब सारे पुरुष क्या है, अपने काम धंधे पर गए हुए हैं। सारे पुरुष अपने काम धंधे पर गए हुए हैं और ब्राह्मण जो है कि आया गांव में। और ब्राह्मण गांव में आने के बाद किसी महिला को किसी घर पे आकर आवाज देता है और घर से आवाज आती है महिला की। अगर महिला की आवाज आती है तो महिला जो ही सामने बाहर दिखाई देगी तो ब्राह्मण क्या कहेगा, अरे तुम्हारे घर में तो कलह चल रहा है, तुम्हारे घर में इसलिए सुख समृद्धि नहीं है। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में कलह चल रहा है। तो महिला जो ही इतनी बात सुनती है, इतना बात सुनते ही तुरंत घर के बाहर आ जाती है। और घर के बाहर आने के बाद क्या करती है, घर के बाहर आते ही तो ब्राह्मण जो है कि उसके लिए करता है कि इसके लिए आपको हवन यज्ञ करना होगा। हवन यज्ञ करना है तो क्या करना है, ये सामग्री लानी है, ये सामग्री लानी है। तो ये सामग्री लाने के लिए अब पति घर वापस लौट कर आया तो पति को कहा कि ये सामान लाना है। तो पति कहता पैसे नहीं है, किसी से उधार मांग लो, कर्जा मांग लो। कर्जा लेकर के हमारे लोग करते हैं और कर्जा लेने के बाद वो काम करने के बाद फिर ब्राह्मण को क्या करते हैं कि जब वो कहता है ओ मणिंग क्लिंग मणिंग स्वाहा, तुम्हारा सत्यानाश हो गया, तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो गया, लाजे जमाने 1,001 रुपए। तो हमारे लोग क्या कहते हैं, 1,001 रुपए नहीं पंडित जी, 1,101 रुपए ले जाइए, और ये जो आपने मिठाई मंगाई थी ये भी ले जाइए, आप ये नून तेल मसाला सीधा सब कुछ ले जाइए। हमारे लोग चरणामृत से काम चला लेंगे। साथियों, ये लेकर के सारा लेकर के ब्राह्मण जाता है, ब्राह्मण चर्बीदार बन जाता है और चर्बीदार बनने के बाद फिर हमारे खिलाफ साजिश करता है, इनके बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए और जो नौकरी कर रहा है उसको किसी तरीके से उसको सस्पेंड कराओ, उसका टर्मिनेशन कराओ, ताकि इसका बच्चा इलाहाबाद में तैयारी न कर पाए, दिल्ली में जाकर तैयारी न कर पाए, कोटा में जाकर तैयारी न कर पाए। तो साथियों, हमारे खिलाफ साजिश करता है और हम अपनी साजिश कराने के लिए, अपना सत्यानाश कराने के लिए सब कुछ देते हैं। तो हम अपनी लड़ाई के लिए क्यों नहीं देंगे, अपनी विरासत को बचाने के लिए क्यों नहीं देंगे। तो ये विरासत बचाने के लिए आप लोगों को हर घर से, कि भाई हर घर में लोग निकले और हर घर से लोग अपने पैसे को लगा करके इस कार्यक्रम में निकलना होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों के सामने ये अपना रुमाल भी बिछाता हूँ कि जो साथी, क्योंकि हम लोग ये जन आंदोलन निर्माण निधि भी समाज से मांगते हैं कि हमें जो भी साथी अपना 10 रुपये 20 रुपये सहयोग करना चाहते हैं कि 10 20 50 100 जो सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे इस रुमाल पर भी ये सहयोग करेंगे, ताकि मैं जो ये काम निरंतरता में कर रहा हूँ, 24 घंटे ये काम करने का काम कर रहे हैं, हमेशा लगातार सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा जो किराया भाड़ा भी ये हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को ये सहयोग करना होगा। आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी साथियों, जय हिंद।